नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं लेकर आया हूं शर्लक होम्स की एक बेहद रोमांचक और रहस्यमय कहानी। सर आर्थर कॉनन डॉयल की ये कहानी है शेर दलाल का क्लर्क। ये कहानी है एक ईमानदार युवक की जिसे अचानक मिली एक शानदार नौकरी। लेकिन क्या सचमुच में ये नौकरी इतनी अच्छी थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई थी? तो आइए सुनते हैं ये दिलचस्प कहानी। ये बात उन दिनों की थी जब मैंने डॉक्टर वॉटसन ने नई नई शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद मैंने लंदन के पैडिंगटन इलाके में एक डॉक्टर की क्लिनिक खरीदी थी। पुराने डॉक्टर साहब बूढ़े हो चुके थे और एक बीमारी से उनके हाथ कांपते रहते थे। पहले उनकी 1200 पाउंड की कमाई होती थी, लेकिन अब सिर्फ 300 पाउंड रह गई थी। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं जवान हूँ, मेहनती हूँ और कुछ सालों में ये क्लिनिक फिर से चल पड़ेगी। क्लिनिक संभालने के बाद 3 महीने तक मैं इतना व्यस्त रहा कि अपने पुराने दोस्त शर्लक होम्स से मिलने का मौका ही नहीं मिला। एक दिन जून की सुबह मैं नाश्ते के बाद अखबार पढ़ रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। फिर मैंने अपने पुराने साथी की आवाज़ सुनी। अरे वॉटसन, होम्स अंदर आते हुए बोला, तुमसे मिलकर खुशी हुई। धन्यवाद, मुझे भी, मैंने उसे हाथ मिलाते हुए कहा। होम्स कुर्सी पर बैठ गया और बोला, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टरी की व्यवस्था ने तुम्हारी वह दिलचस्पी खत्म नहीं की जो तुम्हें हमारे रहस्यों को सुलझाने में मिलती थी। बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। कल रात ही मैं अपने पुराने नोट्स देख रहा था। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संग्रह अभी पूरा नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहूँगा कि ऐसे और अनुभव मिले। हाँ, अगर तुम चाहो तो आज ही, और बर्मिंघम तक। ज़रूर, लेकिन तुम्हारा क्लिनिक? मेरा एक पड़ोसी डॉक्टर है। जब वह छुट्टी पर जाता है तो मैं उसके मरीज देखता हूँ। वह भी मेरे मरीज देख लेगा। बढ़िया, होम्स ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। मैं देख रहा हूँ कि तुम हाल ही में बीमार रहे हो। गर्मियों में होने वाली सर्दी जुकाम थोड़ी तकलीफ दह होती है। मैं हैरान रह गया। पिछले हफ्ते 3 दिन तक मुझे तेज सर्दी जुकाम हुआ था, लेकिन मुझे लगा था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो। तुम तो बहुत तंदुरुस्त लग रहे हो। तो फिर तुमको कैसे पता चला? तुम्हारी चप्पलों से। मैंने अपनी नई चमड़े की चप्पलों को देखा। ये कैसे? तुम्हारी चप्पलें नई हैं। जो तलवे तुम मुझे अभी दिखा रहे हो वह हल्के से जले हुए हैं। पहले मैंने सोचा कि शायद ये गीली हो गई हो, लेकिन पैर के मध्य भाग पर दुकानदार की लिखाई वाला एक छोटा गोल कागज लगा है। अगर ये गीली हुई होती तो वह कागज उतर गया होता। तो इसका मतलब कि तुम आग के सामने पैर फैलाकर बैठे थे, और कोई जून में आग के सामने तब तक नहीं बैठता जब तक वह पूरी तरह स्वस्थ ना हो। होम्स की सभी बातों की तरह ये भी एकदम सरल लगी जब उसने मुझे समझाया। खैर, बर्मिंघम चलने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, लेकिन केस क्या है? सब कुछ ट्रेन में सुनोगे। मेरा मुवक्किल बाहर गाड़ी में बैठा है। क्या तुम अभी चल सकते हो? 1 मिनट, मैंने अपने पड़ोसी डॉक्टर के लिए एक नोट लिखा, ऊपर भागकर अपनी पत्नी को बताया और होम्स के साथ बाहर आ गया। जिस आदमी के सामने मैं खड़ा था वह एक हट्टा कट्टा गोरा चिट्टा युवक था। उसका चेहरा खुला और ईमानदार था और होठों पर हल्की पीली मूछें थीं। उसने एक चमकदार काली टोपी और एक साफ सुथरा काला सूट पहना हुआ था। उसका गोल मटोल चेहरा स्वभाव से खुशमिजाज था, लेकिन मुझे लगा कि उसके होठों के कोने थोड़े नीचे झुके हुए थे, जैसे कोई परेशानी हो। हम तीनों फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे और बर्मिंघम की तरफ चल पड़े। तब जाकर मैं जान पाया कि यह कौन सी परेशानी थी। हमारे पास 70 मिनट का समय है, होम्स ने कहा।
मिस्टर हॉल पॉयक्रॉफ्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त को अपना दिलचस्प अनुभव बताओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मुझे बताया था। हमारे युवक साथी ने मुझे देखा और उसकी आंखों में एक चमक आई। सबसे बुरी बात यह है, उसने कहा, कि मैं खुद को कितना बड़ा बेवकूफ़ साबित कर रहा हूँ। मैं कहानी सुनाने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वह ये था। मैं कॉक्सन एंड वुडसन कंपनी में काम करता था। ये ड्रेपर्स गार्डन में थी, लेकिन वसंत के मौसम में वेनेजुला के कर्ज की वजह से कंपनी डूब गई। उस समय बहुत नुकसान हुआ था। मैं 5 साल से उनके साथ था, और जब कंपनी डूबी तो मुझे बहुत अच्छा प्रमाण पत्र मिला, लेकिन हम 27 क्लर्क सब के सब नौकरी से निकाल दिए गए। मैंने यहाँ वहाँ बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे जैसे और भी कई सारे लोग नौकरी ढूंढ रहे थे। काफ़ी समय तक कुछ नहीं मिला। कॉक्सन में मेरी तनख्वाह 3 पाउंड हफ्ता थी। मैंने लगभग 70 पाउंड बचाए भी थे, लेकिन वह भी जल्दी ख़त्म हो गए। आखिर में मैं बिल्कुल फटेहाल हो गया। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि नौकरी के विज्ञापनों के जवाब की चिट्ठी भेजने के लिए टिकट खरीद सकूं। ऑफिसों की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते मेरे जूते घिस गए। आखिरकार मैंने लॉम्बार्ड स्ट्रीट में मॉसन एंड विलियम्स नाम की एक बड़ी शेयर दलाल कंपनी में एक जगह खाली देखी। ये लंदन की सबसे अमीर कंपनियों में से एक है। विज्ञापन में लिखा था कि सिर्फ चिट्ठी से जवाब देना है। मैंने अपना प्रमाण पत्र और आवेदन भेज दिया, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन तुरंत जवाब आ गया कि अगर मैं सोमवार को आऊं तो मैं अपना काम शुरू कर सकता हूं। तनख्वाह 1 पाउंड हफ्ते बढ़ गई थी, और काम बिल्कुल कॉक्सन के जैसा ही था। और अब मैं इस कहानी के सबसे अजीब हिस्से पे आता हूँ। मैं हैम्पस्टेड की तरफ एक किराए के मकान में रहता था। उसी शाम जब मुझे नौकरी का वादा मिला था, मेरी मकान मालकिन एक कार्ड लेकर आई, जिस पर लिखा था आर्थर पिनियर, वित्तीय सलाहकार। मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन मैंने उसे ऊपर बुलाने को कहा। वह अंदर आया। एक मध्यम कद का, काले बालों वाला, काली आंखों वाला, काली दाढ़ी वाला आदमी। उसकी नाक में थोड़ा सा यहूदी अंदाज था। वह तेज तर्रार किस्म का आदमी था और तेजी से बोलता था। मिस्टर हॉल पॉयक्रॉफ्ट, मुझे विश्वास है, उसने कहा। जी हाँ, मैंने जवाब दिया और उसकी तरफ एक कुर्सी बढ़ाई। हाल ही में कॉक्सन एंड वुडसन में काम करते थे? जी हाँ। और अब मेसन कंपनी में? बिल्कुल। अच्छा, उसने कहा। बात यह है कि मैंने आपकी वित्तीय क्षमता के बारे में कुछ वाकई असाधारण बातें सुनी हैं। पार्कर आपकी तारीफ करते नहीं थकते। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। मैं हमेशा ऑफिस में काफ़ी तेज रहता था। आपकी याददाश्त अच्छी है, उसने कहा। काफ़ी अच्छी। क्या आपने नौकरी से बाहर रहते हुए बाजार पर नज़र रखी है? जी हाँ, मैं रोज़ सुबह शेयर बाजार की सूची पढ़ता हूँ। अब ये तो असली मेहनत है। यही तरीका है आगे बढ़ने का। मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। एयर शेयर के शेयर कैसे चल रहे हैं? 106 और 1/4 से 105 और 7/8। और ब्रिटिश ब्रोकन हिल्स 7 से 7 और 6। शानदार, वह हाथ उठाकर चिल्लाया। यह बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सुना था। तुम मौसम में एक क्लर्क बनने के लिए बहुत ज़्यादा योग्य हो। इस अचानक की उत्साह से मैं हैरान रह गया। अच्छा, मैंने कहा। दूसरे लोग मेरे बारे में उतना अच्छा नहीं सोचते। मुझे ये नौकरी पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। अरे भाई, तुम इससे ऊपर उठो। तुम अपने सही स्थान पर नहीं हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे पास क्या है। मैं तुम्हें फ्रैंको मिडलैंड हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड में बिजनेस मैनेजर बना सकता हूँ।
तुम मौसम में कब शुरू कर रहे हो? सोमवार को? हाँ, मैं दाव लगा सकता हूँ कि तुम वहाँ बिल्कुल नहीं जाओगे। उस दिन तुम फ्रैंको मिडलैंड हार्डवेयर कंपनी के बिजनेस मैनेजर होगे, जिसकी फ्रांस में 134 शाखाएं हैं। ये सुनकर मेरी सांस रुक गई। मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना, मैंने कहा। इसे बहुत गुप्त रखा गया है। मेरा भाई हैरी इसका प्रमोटर है। उसने मुझसे कहा कि एक अच्छा आदमी सस्ते में ढूंढ लाओ। पार्कर ने तुम्हारा नाम लिया। हम तुम्हें शुरुआत में 500 पाउंड दे सकते हैं। 500 पाउंड साल के लिए? मैं चिल्लाया। शुरुआत में बस इतना ही है, लेकिन तुम्हें अपने एजेंटों के सभी कारोबार पर 1% कमीशन भी मिलेगा। लेकिन मुझे हार्डवेयर के बारे में कुछ नहीं आता। अरे, तुम आंकड़ों के बारे में जानते हो। मेरा सिर घूम गया, लेकिन मुझे अचानक थोड़ा शक हुआ। मुझे आपसे साफ साफ बात करनी होगी। मौसन मुझे सिर्फ 200 पाउंड देते हैं, लेकिन मौसन सुरक्षित हैं। और सच में मैं आपकी कंपनी के बारे में इतना कम जानता हूँ। तुम हमारे लिए बिल्कुल सही आदमी हो। तुम आसानी से नहीं भागते हो। अब देखो, यह 100 पाउंड का नोट है, और अगर तुम्हें लगता है कि हम कारोबार कर सकते हैं तो इसे अपनी जेब में डाल लो। ये तुम्हारी तनख्वाह का एडवांस है। ये बहुत उदार है, मैंने कहा। मैं अपने नए काम की जिम्मेदारी कब संभालूं? कल बर्मिंघम में 1 बजे पहुंच जाओ, उसने कहा। मेरी जेब में एक नोट है जो तुम्हें मेरे भाई को देना है। तुम उसे 126 बी कॉरपोरेशन स्ट्रीट पर पाओगे। बेशक उसे तुम्हारी नियुक्ति की पुष्टि करनी होगी। सचमुच मुझे नहीं पता कि मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं। बिल्कुल नहीं, तुम्हें बस वही मिला है जिसके तुम हकदार हो। 1-2 छोटी चीज़ें हैं जिन्हें मुझे तुमसे तय करना है। तुम्हारे पास कागज़ का एक टुकड़ा है? कृपया इस पर लिखो, मैं फ्रैंको मिडलैंड हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड में 500 पाउंड की तनख्वाह पर बिजनेस मैनेजर के तौर पर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैंने जैसा उसने कहा वैसे किया, और उसने वह कागज़ अपनी जेब में डाल लिया। एक और बात, उसने कहा, तुम मौसम के बारे में क्या करने का इरादा रखते हो? मैं चिट्ठी लिखे इस्तीफा दे दूंगा, मैंने कहा। बिल्कुल यही मैं नहीं चाहता। मौसम के मैनेजर से झगड़ा हो गया। मैं उनसे तुम्हारे बारे में पूछने गया था और वह बहुत बदतमीजी से पेश आए। आखिर में मैंने कहा, अगर आपको अच्छे लोग चाहिए तो उन्हें अच्छी तनख्वाह दीजिए। उन्होंने कहा वह आपकी बड़ी तनख्वाह से ज़्यादा हमारी छोटी तनख्वाह पसंद करेगा। मैंने कहा, मैं 500 पाउंड की शर्त लगाता हूँ कि जब उसे मेरा ऑफ़र मिलेगा तो आप उससे दोबारा कभी नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है। हाँ, ये बेशरम बदमाश, मैं चिल्लाया। मैं उन्हें ज़िंदगी में कभी नहीं देखूंगा। मैं निश्चित रूप से नहीं लिखूंगा अगर आप नहीं चाहते। अच्छा, ये वादा है, उसने कुर्सी से उठते हुए कहा। ये लो तुम्हारे 100 पाउंड का एडवांस, और ये लो चिट्ठी। पता लिख लो, 126 बी कॉरपोरेशन स्ट्रीट, और याद रखो कि कल 1 बजे तुम्हारी अपॉइंटमेंट है। शुभ रात्रि। आप सोच सकते हैं कि मैं इतनी असाधारण किस्मत से कितना खुश था। अगले दिन मैं रात की ट्रेन से बर्मिंघम के लिए निकल पड़ा। मैंने अपने सामान न्यू स्ट्रीट के एक होटल में रखा और फिर उस पते पे पहुंच गया। 126 बी 2 बड़ी दुकानों के बीच का एक रास्ता था जो एक घुमावदार पत्थर की सीढ़ी की तरफ जाता था। उस सीढ़ी में कई मंजिलें थीं। दीवार पर नीचे रहने वालों के नाम लिखे थे, लेकिन फ्रैंको मिडलैंड हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड जैसा कोई नाम नहीं था। मैं कुछ मिनट अपना दिल पकड़े खड़ा रहा, यह सोचते हुए कि कहीं ये पूरी चीज़ एक धोखा तो नहीं। तभी एक आदमी आया और मुझसे बातें करने लगा। वह उस आदमी से बिल्कुल मिलता जुलता था जिसे मैंने पिछली रात देखा था। वैसे ही कद और आवाज़, लेकिन उसने दाढ़ी साफ कर ली थी और उसके बाल हल्के रंग के थे। क्या आप मिस्टर हॉलपॉयक्रॉफ्ट हैं?
उसने कहा। जी हाँ, मैंने जवाब दिया। ओह, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। आज सुबह मुझे अपने भाई से एक नोट मिला जिसमें उन्होंने आपकी बहुत अच्छी तारीफ़ की। मैं बस ऑफिस ढूंढ रहा था। हमने अभी अपना नाम नहीं लगाया है। मेरे साथ ऊपर आइए। मैं उसके साथ पीछे पीछे बहुत ऊंची सीढ़ियों के शीश तक गया और वहाँ छत के बिल्कुल नीचे दो खाली धूल भरे छोटे कमरे थे जिसमें ना तो कोई कालीन और ना ही कोई पर्दे थे। मुझे एक बड़े ऑफिस की उम्मीद थी जिसमें चमकती मेज़ें और क्लर्क की कतारें हों, और मैं शायद दो सस्ती कुर्सियों और एक छोटी मेज़ को देखकर घूरता रह गया। निराश मत होइए मिस्टर पाइक्रॉफ्ट, मेरे नए परिचित ने मेरे चेहरे की लंबाई देखकर कहा। रोम एक दिन में नहीं बना था और हमारे पास बहुत पैसा है। कृपया बैठिए और मुझे अपनी चिट्ठी दिखाइए। मैंने उसे चिट्ठी दी और उसने उसे ध्यान से पढ़ा। लगता है आपने मेरे भाई पे बहुत गहरा प्रभाव डाला है, उसने कहा, और मैं जानता हूँ कि वह काफ़ी चतुर है। कृपया अपने आप को निश्चिंत रूप से नियुक्त समझिए। मेरे कर्तव्य क्या होंगे? मैंने पूछा। आप पेरिस के बड़े डिपो को संभालेंगे जो फ्रांस में 134 एजेंटों की दुकानों में अंग्रेजी बर्तनों की बाढ़ लाएगा। खरीद एक हफ्ते में पूरी हो जाएगी और इस बीच आप बर्मिंघम में रहेंगे। कैसे? जवाब में उसने दराज से एक बड़ी लाल किताब निकाली। ये पेरिस की एक डायरेक्टरी है, उसने कहा, जिसमें लोगों के नाम के बाद उनके व्यापार लिखे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे घर ले जाएं और सभी हार्डवेयर बेचने वालों को उनके पते के साथ चिन्हित करें। सोमवार को 12 बजे तक मुझे ये सूची दे दें। शुभ दिन। मैं होटल वापस आ गया, बगल में बड़ी किताब लेकर। एक तरफ मैं निश्चिंत रूप से नियुक्त हो गया था और मेरी जेब में 100 पाउंड थे, पर दूसरी तरफ ऑफिस का रूप देखकर मेरे दिमाग में एक हलचल थी। हालांकि जो भी हो, मेरे पास मेरे पैसे थे, इसीलिए मैं अपने काम में जुट गया। पूरे रविवार मुझे कठिन काम करना पड़ा और फिर भी सोमवार तक मैं सिर्फ एच तक ही पहुंच पाया। मैं अपने मैनेजर के पास गया और मुझे बुधवार तक काम करते रहने को कहा गया। बुधवार को यह अभी भी अधूरा था, इसीलिए मैं शुक्रवार यानी कल तक काम करता रहा। फिर मैं इसे मिस्टर हैरी पेनर के पास ले गया। बहुत बहुत धन्यवाद, उसने कहा, यह सूची मेरे लिए बहुत उपयोगी होगी। इसमें कुछ समय लगा, मैंने कहा। और अब, उसने कहा, मैं चाहता हूं कि आप फर्नीचर की दुकानों की सूची बनाएं और आप कल शाम 7 बजे आ सकते हैं। खुद को ज़्यादा काम में मत झोंकिए। शाम का म्यूज़िक हॉल आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। वह बोलते हुए हंसा और मैंने एक रोमांच के साथ देखा कि उसकी बाईं तरफ के दूसरे दांत में सोने का भराव था। शर्लॉक होम ने खुशी से अपने हाथ मले और मैं हैरान रह गया। आप हैरान दिख सकते हैं, पाइक्रॉफ्ट ने कहा। जब मैं लंदन में दूसरे आदमी से बात कर रहा था, उस समय जब वह मेरे मेसन ना जाने पर हंसा था, तो मैंने देखा कि उसके दांत में भी बिल्कुल इसी तरह सोने का भराव था। दोनों में सोने की चमक ने मेरी आंखें पकड़ी। जब मैंने इसे आवाज़ और कद के साथ मिलाया तो मुझे कोई संदेह नहीं रहा कि वह वही आदमी था। बेशक आप उम्मीद करते हैं कि दो भाई एक जैसे होंगे, लेकिन ये नहीं कि उनके एक ही दांत में एक ही तरह से भराव हो। खैर, उसने मुझे बाहर भेज दिया। मैं सड़क पर खड़ा रह गया। मैं होटल वापस आया, ठंडे पानी से मुंह धोया, सोचने लगा, उसने मुझे लंदन से बर्मिंघम क्यों भेजा? वह मुझसे पहले वहाँ कैसे पहुँचा और खुद की चिट्ठी क्यों लिखी? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी मुझे ख्याल आया, शायद मिस्टर शर्लॉक होम इसे समझा सकें। बस रात की ट्रेन पकड़ी और आज सुबह उनसे मिला। पाइक्रॉफ्ट की बात खत्म हुई। कमरे में खामोशी छा गई। होम्स ने मुझ पर नज़र डाली और मुस्कुराया।
बढ़िया केस है वॉटसन। चलो मिस्टर पीनर से मिलते हैं, काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन कैसे? मैंने पूछा। बहुत आसान है, पाइक्रॉफ्ट बोला। आप दोनों को मैं अपना दोस्त बताऊंगा जिन्हें नौकरी चाहिए। मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलवा दूंगा। बिल्कुल, होम्स ने कहा। मैं इस सज्जन को ज़रूर देखना चाहूँगा। शाम 7 बजे हम तीनों कॉरपोरेशन स्ट्रीट से कंपनी के ऑफिस जा रहे थे। जल्दी पहुंचने से कोई फ़ायदा नहीं, पाइक्रॉफ्ट बोला। वह सिर्फ मुझसे मिलने आता है। दिलचस्प बात है, होम्स बोला। अरे देखो, वो आगे जा रहा है। उसने सड़क पार एक छोटे कद के सांवले आदमी की तरफ इशारा किया। उसने अच्छे कपड़े पहने थे। हमने देखा कि वह एक लड़के के पास गया जो शाम का अखबार बेच रहा था। उसने एक अखबार खरीदा, फिर हाथ में पकड़े हुए एक दरवाजे से अंदर चला गया। बस वह गया। यही कंपनी का ऑफिस है, चलिए। हम 5 मंजिल चढ़े। पाइक्रॉफ्ट ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, आ जाइए। हम अंदर गए। कमरा एकदम खाली था, बस एक मेज़ थी। उस पर वह आदमी बैठा था। उसके सामने शाम का अखबार खुला हुआ था। जब उसने हमें देखा तो मैं चौंक गया। ऐसा दुखी चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। उसका माथा पसीने से भीगा था, गाल एकदम सफ़ेद थे, आंखें जंगली और डरी हुई थी। उसने पाइक्रॉफ्ट को देखा जैसे पहचान ही ना रहा हो। आप बीमार लग रहे हैं मिस्टर पीनर, पाइक्रॉफ्ट चिल्लाया। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है, उसने कहा। ये कौन है आपके साथ? ये मिस्टर हैरिस हैं और ये मिस्टर प्राइस, पाइक्रॉफ्ट बोला। मेरे दोस्त हैं, बेरोज़गार हैं, सोचा शायद कंपनी में कोई जगह हो। हाँ हाँ, संभव है, शायद हम कुछ कर सकते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं एक अकाउंटेंट हूँ, होम्स ने कहा। और आप? मैं एक क्लर्क हूँ, मैंने कहा। अच्छा, कंपनी में जगह मिल सकती है, जैसे ही तय हो जाए बता दूंगा। अब कृपया जाइए, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आखिरी शब्द ऐसे निकले जैसे वह बिल्कुल टूट गया हो। होम्स और मैंने एक दूसरे को देखा। लेकिन मिस्टर पीनर, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, पाइक्रॉफ्ट ने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, वो बोला। आप यहीं रुकिए, मैं कुछ देर में आपके पास आता हूँ। फिर वो बड़े अदब से उठा, झुककर नमस्ते किया और कमरे के दूसरे छोर के दरवाजे से बाहर चला गया। अब क्या? होम्स फुसफुसाया। क्या वो हमें धोखा दे रहा है? नामुमकिन, पाइक्रॉफ्ट बोला। क्यों? वो दरवाज़ा अंदर के कमरे में जाता है, कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं है। नहीं। तो फिर वो क्या कर रहा है? उसके व्यवहार में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे वह डर से पागल हो गया हो। तभी अंदर के दरवाजे की तरफ से तेज खटखट की आवाज़ आई। वो अपने ही दरवाजे पर क्यों दस्तक दे रहा है? पाइक्रॉफ्ट चिल्लाया। फिर और जोर से खटखट हुई। हम सब ने बंद दरवाजे को देखा। फिर एक धीमी कहराने की आवाज़ सुनाई दी। लकड़ी पर तेज आवाज़ें। होम्स तेजी से दौड़ा और दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो अंदर से बंद था। हमने भी साथ मिलकर जोर से धक्का मारा। दरवाज़ा धड़ाम से खुल गया। हम अंदर के कमरे में घुसे। वो खाली था, लेकिन बस एक पल के लिए। कोने में एक और दरवाज़ा था। होम्स ने उसे खोला। फर्श पर एक कोट और वेस्ट कोट पड़े थे। दरवाजे के पीछे की हुक पर अपने ही ब्रेसेस से गर्दन में फंसा फ्रैंको मिडलैंड का मैनेजिंग डायरेक्टर लटक रहा था। उसके घुटने ऊपर से मुड़े थे, सिर पूरी तरह टेढ़ा लटका हुआ था। तुरंत मैंने उसे कमर से पकड़ा
और ऊपर उठाया। होम्स और पाइक्रॉफ्ट ने पत्तियां खोल दी। फिर हम उसे दूसरे कमरे में ले गए, वहां उसे लिटा दिया। क्या लगता है वॉटसन? होम्स ने पूछा। मैं उसके पास झुका। नब्ज कमज़ोर थी, लेकिन सांस धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। बाल बाल बचे, लेकिन अब ये जिएगा। खिड़की खोलो, पानी लाओ। मैंने उसका कॉलर खोला, चेहरे पर ठंडा पानी छिड़का। अब समय की बात है, मैंने कहा। होम्स मेज के पास खड़ा था। अब पुलिस को बुला लेना चाहिए, लेकिन पूरी कहानी उन्हें बताना चाहूंगा। ये मेरी समझ से बाहर है, पाइक्रॉफ्ट चिल्लाया। मुझे यहाँ क्यों लाए थे? सब साफ है, होम्स ने कहा। वाकई आप सब समझ गए? हाँ, काफ़ी साफ है। तुम क्या कहते हो वॉटसन? मैंने कंधे उचकाए। मानना पड़ेगा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अगर पहले घटनाओं पर गौर किया जाए तो बात समझ आएगी। सब कुछ दो बातों पर टिका है। पहला, पाइक्रॉफ्ट से घोषणा लिखाना। समझे नहीं ये क्यों खास है? डर है कि नहीं समझा। उन्हें यह क्यों चाहिए था? कोई व्यापारिक काम नहीं था, समझे नहीं? वह तुम्हारी लिखावट का नमूना चाहते थे। पर क्यों? एक ही कारण हो सकता है, किसी को तुम्हारी लिखावट की नकल सीखनी थी। और दूसरी बात, पीनर ने तुमसे कहा कि इस्तीफा मत दो। मैनेजर को उम्मीद में छोड़ो कि सोमवार को तुम आओगे। ओहो, मैं कितना बेवकूफ़ था। अब समझे? मान लो कोई तुम्हारी जगह जाता है और बिल्कुल अलग लिखावट में लिखता है, खेल खत्म। इसीलिए पहले बदमाश ने तुम्हारी नकल सीखी। तुम्हें भटकाए रखना ज़रूरी था, किसी से ना मिलने दो, इसीलिए एडवांस दिया और मिडलैंड्स भेज दिया। इतना काम दिया कि लंदन ना आ सको। लेकिन ये अपना भाई होने का नाटक क्यों करेगा? ये भी साफ है, दो लोग हैं। दूसरा ऑफिस में तुम्हारा रूप धरे हुए है। इसने तुम्हारा नियोक्ता बनकर काम किया, अपनी शक्ल जितने हो सके बदल ली, लेकिन सोने के भराव से पकड़ा गया। नहीं तो शायद तुम्हें शक भी नहीं होता। पाइक्रॉफ्ट ने मुट्ठी बंद की। जब मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, तब इस नकली पाइक्रॉफ्ट ने मौसन में क्या किया? हमें क्या करना चाहिए? मौसन को तार भेजना होगा, लेकिन शनिवार को 12 बजे वो बंद हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई गार्ड होगा। हाँ, वहाँ हमेशा एक गार्ड रहता है। अच्छा, उसे तार करेंगे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, हमें देखकर ये बदमाश बाहर गया और फांसी लगा ली। अखबार, पीछे से आवाज आई। वह आदमी उठ बैठा था, होश वापस आ रहा था। हाथ गले पर लाल निशान को छू रहे थे। हाँ, अखबार, बेशक, होम्स चिल्लाया। मैं कितना बेवकूफ़ था। राज यही है। उसने मेज़ पर अखबार फैलाया, खुशी से चिल्ला पड़ा। देखो वॉटसन, ये लंदन का अखबार है, इवनिंग स्टैंडर्ड। यहाँ है वह जो हम चाहते हैं। सुर्खियाँ देखो। शहर में अपराध, मॉसन एंड विलियमसन में हत्या, बड़ी डकैती का प्रयास, अपराधी गिरफ्तार। ज़रा जोर से पढ़ो। मैंने पढ़ा। एक खतरनाक डकैती हुई, एक आदमी की मौत हुई, अपराधी पकड़ा गया। यह सब आज दोपहर शहर में हुआ। कुछ समय से मॉसन एंड विलियम्स 10 लाख स्टर्लिंग से ज़्यादा की प्रतिभूति संभाल रहे थे। नई तिजोरियां लगाई गई थी। इमारत में दिन रात एक सशक्त गार्ड रहता था। पिछले हफ्ते हॉल पाइक्रॉफ्ट नाम का एक नया क्लर्क रखा गया था। यह दरअसल बेडिंगटन था, प्रसिद्ध जालसाज और चोर। अपने भाई के साथ हाल ही में 5 साल की सज़ा काटकर बाहर आया था।
किसी तरह झूठे नाम से उसे नौकरी मिल गई। उसने सभी तालों के नमूने लिए, मजबूत कमरे और तिजोरियों की पूरी जानकारी हासिल की। शनिवार को क्लर्क दोपहर में चले जाते थे। सर्जन टूसन को एक आदमी सीढ़ियों से नीचे आता दिखा। उसके हाथ में एक बैग था। शक हुआ तो उसने पीछा किया। कांस्टेबल पोलक की मदद से काफ़ी मेहनत के बाद उसे गिरफ्तार किया। तुरंत साफ हो गया कि एक बड़ी डकैती हुई थी। करीब 1 लाख पाउंड के अमेरिकी रेलवे बॉन्ड बैग में मिले। बहुत सारे स्किप भी थे। जांच करने के बाद बेचारे गार्ड की लाश सबसे बड़ी तिजोरी में मुड़ी तुड़ी मिली। उसकी खोपड़ी पीछे से पोकर से कुचल दी गई थी। कोई शक नहीं कि बैडिंगटन ने यह बहाना बनाकर प्रवेश किया कि कुछ पीछे छूट गया था। गार्ड को मारा, फिर जल्दी से बड़ी तिजोरी लूट ली। उसका भाई, जो आमतौर पर साथ काम करता था, इस काम में नहीं दिखा। हालांकि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। खैर, पुलिस ही मदद कर सकते हैं, होम्स ने खिड़की के पास सुकड़ी भयानक आकृति को देखते हुए कहा। इंसान की फितरत अजीब है, वॉटसन। एक खलनायक और हत्यारा भी इतना प्यार जता सकता है कि उसका भाई आत्महत्या कर ले। जब उसे पता चला कि भाई की गर्दन फांसी पे जाएगी, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है। डॉक्टर और मैं पहरा देंगे। मिस्टर पाइक्रॉफ्ट, कृपया पुलिस को बुलाइए। तो दोस्तों, इस तरह शर्लॉक होम ने एक बार फिर अपनी तेज बुद्धि से एक मुश्किल अपराध सुलझा दिया। एक मासूम युवक को एक बड़ी साजिश का हिस्सा बनने से बचा लिया। 2 चालाक अपराधियों की योजना नाकाम कर दी और एक निर्दोष गार्ड की हत्या का बदला दिलवाया। तो दोस्तों, ये थी शर्लॉक होम की रोमांचक कहानी। उम्मीद है पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद।